पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब, बताइए फटाफट बच्चे। होप सो कि खुश होंगे, और अगर नहीं है तो भाई हो जाओ। पता है लाइफ में ना सैड नहीं रहना चाहिए, हमेशा बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। कभी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इसलिए नहीं खुश हूँ, मैं उसलिए खुश नहीं खुश हूँ। जैसे आप ना खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं ना, वैसे ही हमेशा खुश रहने की वजह ढूंढिए। और आज आपका खुश होने की वजह पता है क्या होने वाली है? वो ये कि आज आप स्किनर्स थ्योरी पढ़ने वाले हैं। स्किनर्स की यानी कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पढ़ने वाले। विश्वास मानिए कि आज मैं आपको ये टॉपिक ऐसे पढ़ा दूंगी कि जो आपका टेट है ना, जो आपको आने वाले समय में सी टेट देना है ना, इवन जो सुपर टेट देना है ना, उसमें भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक से 110%, ठीक है, 100 नहीं 110% पूछे जाते हैं। तो वो सब भी क्लियर हो जाएंगे आज की इसी कक्षा से। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा, और हाँ बीच में कोई शेयर करने भी नहीं जाएगा। जिसको जाना है अभी तुरंत शेयर कर दो अपने साथियों तक फटाफट से। सेशन को अगर अच्छा लगे बीच में कभी तो लाइक कर देना, और हाँ क्लास जब पूरी देख लेना, तब अगर बहुत अच्छी फीलिंग है तो कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा एज यूजुअल। और हाँ थ्योरी के साथ साथ आज हम आपको ये सब तो पढ़ाएंगे, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीजी पॉइंट से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह मिल जाएगा। और हाँ अब ये बात मैंने बोल दी, अब ये बात सब आपको पुराने बच्चे बताते जाएंगे। सुन लिया आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी नया बच्चा आएगा तो आपको ये सब बताना है, ठीक। सो ये शुरू करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। अब ये सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताते हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो दो लोगों पे दिया। सबसे पहला इन्होंने जो दिया वो चूहे पे दिया, दूसरा इन्होंने कबूतर पे दिया। किस पे दिया? कबूतर। बहुत जगह आपने चूहा पढ़ा होगा, कबूतर पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो चूहे का सिद्धांत दिया ये किस चूहे पर किया गया था, तो याद रखिएगा ये एक भूखा चूहा था। और किस रंग का चूहा था? तो ये भूरे रंग का नहीं था। आप नॉर्मली ऑप्शन में देखेंगे ब्राउन, ब्राउन नहीं था, नहीं था, नहीं था। किस कलर का था फिर? ये सफेद वाला चूहा था जिसपे इन्होंने प्रयोग किया था अपना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। और ये जो इनका सिद्धांत है ये किन प्रकार के बच्चों के लिए अति उत्तम होता है? ये जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, ये उनके लिए अति उत्तम है, ठीक। सो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया एक, मैंने आपको रिव्यू दे दिया कि आज आपको पढ़ना क्या है, और इतने अल्टीमेट तरीके से पढ़ाएंगे ना कि जीवन में नहीं भूलोगे आप। मैंने क्या कहा? जीवन में नहीं भूलोगे। कोई आपसे कहेगा कि भूल जाओ, तब भी नहीं भूल पाओगे, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका विचारक आपके प्रोफेसर किसने किया? तो बी एफ स्किनर ने किया 1938 में। ये सन जरूर याद रख लीजिएगा आप, है ना। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन का आधार पुनर्बलन को मानते। किसको मानते हैं? री को। पुनर्बलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो री कहते हैं। उसके बाद में इसको RS भी कहते हैं शॉर्ट में। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पुनर्बलन से रिलेटेड कोई भी बात कभी भी, तो याद रखिएगा कि वो किसने दिया? स्किनर ने ही दिया है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर ने ही किया था, ठीक। इस सिद्धांत के मूल में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसको स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया। अधिगम के इस सिद्धांत यानी लर्निंग के इस रूल का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें प्राणी उस प्रतिक्रिया का चयन करना सीखता है जो पुनर्बलन को उत्पन्न करने में साधन का काम करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक कैसे परिणाम आपको मिलने चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई भी काम करने के बाद में जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, और आप अपने उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे? वो काम को बार बार दोहराना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। आपने क्या किया? चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं अभी हम फटाक से, जल्दी वाला। कि आपने क्या किया? मैगी बनाई। भाई आपकी मैगी की तारीफ सबने की कि आपने तो मैगी बहुत यम्मी बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई। अब जब दोबारा मैगी आएगी तो क्या होगा? आपको ना मन करेगा कि मैं ही मैगी बनाऊं, क्योंकि ये सब जो बनाएंगे तो सब ब्लेंडर कर देंगे, मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपका मन करेगा यार चीज़ आई है, चलो मैं ही बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, है ना, टेस्ट अल्टीमेट आएगा। तो आपने मैगी बनाया, यानी कि आपका एक इस काम को करने में बार बार मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने जब बनाया मैगी तो आपको पहली बार में सेटिस्फैक्शन मिला और एक पॉजिटिविटी मिली। क्या मिला? संतोषजनक परिणाम। संतोषजनक परिणाम कैसे मिला? क्योंकि आपकी तारीफ सबने घर पे कर दी। ऐसे इतनी बात समझ में आई?
तो जो इनका सिद्धांत है, स्किनर जी का जो सिद्धांत है, वो इसी पे निर्धारित है क्या, कि किसी कार्य को बार बार जब करने का वो सीन बनता है तो वो तभी बनता है जब उसमें हमको पॉजिटिव थॉट्स मिल जाते हैं और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, सेटिस्फैक्शन भरा होता है। ठीक है, देखो असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। हो क्या कहा स्किनर जी ने, कि यदि मान लो कि अगर आपसे कोई असफलता हो गई, आप फेल हो गए, या मान लो कुछ खराब हो गया, कुछ ब्लंडर हो गया लाइफ में, तो आप कहेंगे कि यार अब मम्मी ये काम हम नहीं करेंगे, या ये काम हमसे नहीं, क्यों, क्योंकि जो उद्दीपन था ना वो क्या होता है, वो अनुक्रिया के संबंध को कमजोर बना देता है। जैसे चलो लाइफ में फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया, मान लीजिए एक बार क्या किया, दाल को मम्मन बोला फ्राई कर दो, ठीक, आपने फ्राई किया। आप सोच रहे होंगे मैम आप लड़कियों के एग्जाम्पल क्यों ले रही, क्या भाई आप लोग हॉस्टल में रहेंगे नहीं, क्या हॉस्टल में रहेंगे तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो जब दाल आप फ्राई कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो फ्राई करते समय प्याज था वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, मतलब जैसे गोल्डन ब्राउन किया जाता है ना, लेकिन गोल्डन ब्राउन से कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। अगर अपनी अपनी शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जब आप दोबारा दाल फ्राई करने जाएंगे तो आप यही सोचेंगे अरे यार दीदी कर रही है, मम्मी ही कर रही है, पता नहीं हमसे फिर से ना खराब हो जाए। क्यों, क्योंकि जब दाल का फ्राई करने के बाद में आपसे जब वो जल गई तो आपसे मम्मा ने बोला कि तुमको इतनी अकल नहीं थी कि ये नहीं कर पाए। ठीक, तो ये मतलब होता है जो अब स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्या किया। देखो इस सिद्धांत की खोज के लिए कबूतर एवं सफेद चूहा, याद रखिएगा अभी मैंने आपको सफेद पे जोर देकर के शुरू में ही बताया था, सफेद चूहों पर प्रयोग किए स्किनर ने व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए एक क्या, एक समस्यावादी ध्वनि विहीन लीवर वाला बॉक्स यानी पिंजरा बनाया। अब उसे पता है क्या हुआ, पहले उसको बॉक्स बोलते हैं, अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किनर का बॉक्स नाम दे देते हैं। क्यों, जिससे मतलब इनके अनुयायियों ने स्किनर बॉक्स को उसका नाम दे दिया, जिसमें ये लाइफ टाइम चलता रहे। या इससे लीवर को दबाने पर एक भोजन का टुकड़ा निकलता है। तो जो ये बॉक्स था यानी कि स्किनर बॉक्स की जो खास बात थी वो क्या थी, कि इसमें एक लीवर लगा हुआ था। जैसे मान लो एक ये लीवर लगा है, जब आप इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे तो एक ये ढक्कन होता था, यहाँ से क्या निकलता था, भोजन निकल आता था। ठीक है, तो इस बॉक्स को क्या कहा गया, स्किनर का बॉक्स कहा गया। अब क्या किया, देखो अब हम आपको बताते हैं, ये एक भूखा चूहा था। ये चूहा किस रंग का था, तो बोलो, वाइट कलर का था। ठीक, याद रखिएगा। क्या हुआ, अब ये भाई जब आदमी भूखा है तो तड़प रहा है, तो वो क्या हुआ, और इधर से यहाँ पे एक इस बॉक्स में इधर से रोशनी आ रही थी। ये देखो ये आपका लीवर बना हुआ है ना, बहुत गौर से समझिएगा, ये हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। और ये आपका क्या है, पानी का पात्र है और खाने का पात्र है। ठीक, अब बिजली की छड़ ये लगी हुई है। अब हुआ क्या कि स्किनर के बॉक्स में जो ये चूहा था ये बार बार घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था। अचानक से इस भूखे चूहे का पैर इस लीवर पे पड़ा। जैसे ही लीवर पे पैर पड़ा तो यहाँ पे एक भोजन आ गया। अब जैसे ही इस चूहे ने देखा कि अरे भोजन, वो इसने खाया। अब उसको लगा कि फिर वो गोल 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 घूमने लगा इसी बॉक्स में। फिर उसका पैर एक बार लीवर पे पड़ा, फिर उसको भोजन की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही करके अब उसको मतलब क्या हुआ, इसको बार बार कैसा रिजल्ट मिल रहा है, संतोषजनक, और क्या मिल रहा है बताओ, सकारात्मक मिल रहा है कि नहीं। संतोषजनक ऐसे मिल रहा है कि उसको भोजन की प्राप्ति हो रही, और सकारात्मकता ऐसे प्राप्त हो रही कि बार बार घूमने पे ही कुछ हो रहा है। अब इसको ये नहीं पता कि मुझे लीवर प्रेस करना है, वो आपकी तरह इतना टैलेंटेड नहीं कि गया और उसके बाद में उसने प्रेस किया और भोजन निकल आया, ऐसा नहीं था। वो सोचता था कि बार बार घूमने पे कहीं कुछ जादू या चमत्कार हो रहा है, चूहा सोच रहा था ऐसा। ठीक, तो अब क्या किया कि वो बार बार इस क्रिया को क्या करने लगा, दोहराने लगा। ठीक, तो जब देखो पहली बार तो भोजन की प्राप्ति गलती से हो गई। ठीक, भोजन की प्राप्ति ने चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया। भाई जब भूखा चूहा है उसको मिल गया खाना तो वो क्या हुआ, उसके लिए मोटिवेशन बन गया। फिर क्या हुआ, लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति से अनुक्रिया एवं पुनर्बलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। बार बार लीवर दबाने से यह चूहा क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। अब उसको धीरे धीरे पता चलने लगा कि दोस्त यही कुछ जुगाड़ है भोजन का, यहाँ बार बार हम प्रेस करेंगे लीवर पे तो खाना मिलेगा हमको। प्रत्येक अगली बार लीवर को दबाने में चूहे पहले की तुलना में कम समय लगाया। ये क्या हुई अल्टीमेट बात, कि जैसे पहले टाइम पे मान लो उसको लीवर दबाने में 2 मिनट लगता था, तो फिर उसको 1 मिनट 45 सेकंड लगेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये बात कुछ कुछ याद करो उसी तरह है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज आप स्किनर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो क्या पावलोव का सिद्धांत आपने रिवाइज किया। कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ मैम किया। मैंने कहा कैसे किया, तो मैं उन्होंने बताया कि मैम जब मैंने
परसों रिवाइज किया था तो मैंने ऐसे रिवाइज किया था कि स्किनर ने अपने एक अनुप्रयोग फला फला ऐसे करके किया था। उसके बाद जब मैंने कल रिवाइज किया तो मैंने ऐसे किया कि स्किनर ने अपने एक अन्य प्रयोग के भूखे कबूतर, और जब मैंने आज मैम रिवाइज किया तो उसको ऐसे किया अर्थात मन में ही रिवाइज कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो बार बार जब उस प्रक्रिया को करेगा तो उसको कैसा समय लगेगा, कम। जैसे बार बार जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको कैसा समय लगने लगेगा, कम। बात समझ में आ रही, होप सो आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे क्लास की रीच बढ़ जाए। मैं देखती हूँ कि व्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या भाई दुश्मनी है आप लोगों की हमसे। लीवर को कई बार दबाने से क्रिया का अभ्यास हो जाता है। अच्छा हाँ, और एक बात बहुत अच्छी है, आपको मेरा बताने का मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फिलहाल तो ये सोच रही हूँ कि क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया से नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ, मतलब कि नोट्स हम अपनी हैंड रिटन आपके बना लें आपके लिए, है ना। हैंड रिटन नोट्स जब हम आपके लिए बना दें तो वो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? अब आप कहेंगे हाँ मैम क्यों नहीं लेंगे, ये तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन देखिए मैं आपके लिए अगर बहुत, आपको पता है कि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। एक बुक से नोट्स तो बनाए नहीं जाएंगे, बुक्स भी मुझे 2-4 रखनी पड़ेंगे तब कहीं जाकर के नोट्स बनेंगे। वो नोट्स आपके कुछ इस प्रकार होंगे कि जो आपके टेट सीटेट में भी काम आएंगे। तो वो जो नोट्स बनाने का प्रयास रहेगा मेरा, तो उसकी जो पीडीएफ हम आपको देंगे तो उसका कुछ एक बहुत मिनिमम टू मिनिमम कोशिश करेंगे प्राइस रखने का। अब आप कहेंगे कि लो मैम आप तो मतलब मनी पे आ गई, मैं तो सोचती थी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे। हाँ देखिए, क्लासेस वगैरह हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। मैंने नोट्स के इसलिए आपके लिए मिनिमम चार्ज रखा है। कहते हैं ना कि मुफ्त की जब कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कीमत नहीं की करते हैं बच्चे। जब आप किसी चीज़ के लिए पे करेंगे ना, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाले, टेंशन ना लो। अभी तो फिलहाल बने भी नहीं है, वो तो सिर्फ मैं आपसे एक अपनी वो बात बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर काम शुरू कर दूंगी, अपनी हैंड रिटन नोट्स बना दूंगी आपके लिए, है ना। और जो मेरे पुराने नोट्स हैं और जो सारी बुक्स हैं उससे मर्ज करके चीज़ों को अलग से अल्टीमेट तरीके से बनाऊंगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अब जो नोट्स हो गए होंगे वो चाहे आप जहाँ से लीजिए पुराने मिलेंगे, नए सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अब हमें, है ना, आपके लिए। तो वो उनका जो प्राइस होगा कुछ मिनिमम टू मिनिमम रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कि स्किनर ने अपने एक अन्य प्रयोग को भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद करके किया। क्या किया कि कबूतर शांत बैठा रहता था पहले ना, कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया, यानी कि रोशनी आई। फिर जैसे ही रोशनी आई तो जो कबूतर था उसने क्या किया, उसमें हर जगह चोंच मारना शुरू किया। अब जब चोंच मारना शुरू किया तो उसको भी भोजन की प्राप्ति हुई। अब उसको जब भोजन की प्राप्ति हुई, चूंकि वो भूखा था, तो वो भी बार बार इस क्रिया को दोबारा से दोबारा दोहराने लगा, है ना। अब इस प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत अनुबंध का विकास होता है। कैसे, ये देखो, आइए जानते हैं। वेट फॉर अ मिनट। ओके, अब देखो ये भी सेम वही था कि फूड हॉपर यानी कि भोजन का यहाँ पे गिरता था, ये कुंजी थी। अब ये कबूतर पेटिका यानी पिजन ऑपरेंट चैम्बर था। स्किनर ने बताया कि प्रत्येक प्राणी में अनुक्रिया यानी रिस्पोंडेंट एवं क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट के रूप में 2 प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। पहला, अनुक्रिया का संबंध उद्दीपकों से होता है, और क्रिया प्रसूत का अभ्याय, ये क्रिया प्रसूत का अभिप्राय उस व्यवहार से है। अब देखो क्या किस व्यवहार से, कि जो प्राणी अधिगम प्राप्त करते समय करता है, यानी कि जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, उस समय आपने क्या क्या चीजें दिमाग में रखी, क्या क्या चीजें सीखी। ये इसी का मतलब क्या होता है बताओ, इसी का मतलब होता है क्रिया प्रसूत, यानी क्रिया करने के दौरान चीजों को सीखना। क्रिया प्रसूत का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी क्रिया करने के दौरान चीजों को सीखना। अब अनुक्रिया में 2 प्रकार की होती है, पहला प्रकाश में होने वाली अनुक्रिया, दूसरा उत्सर्जन अनुक्रिया। कि इलेक्ट्रिक रिस्पांस में ये अनुक्रिया ज्ञात उत्प्रेरकों से उत्पन्न होती हैं, और उत्सर्जन अनुक्रिया, ये इन अनुक्रियाओं का संबंध अज्ञात प्रेरकों से होता है। इन उत्सर्जन अनुक्रियाओं का को क्रिया प्रसूत कहा जाता है। अब देखो स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट अथवा साधक इंस्ट्रूमेंटल अनुबंधन कहा है। स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक प्रकार की अधिगम अनुक्रिया है। क्या है, अधिगम प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सीखने को अधिक संभाव्य, प्रोबेबल और निरंतर यानी फ्रीक्वेंट बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता व फल स्वरूप ही व्यक्ति सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रतिक्रिया के परिणाम को परिचालित यानी मैनिपुलेट करके इसके घटित होने की संभावना में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं मैम आप पढ़ क्यों नहीं, मुझे तो ऐसे ही समझ में आ गया। मैं फिर से आपको एक अपनी, ये मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है। आई डोंट नो आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, मैं बार बार आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ती हूँ जिसमें आपके
माइंड में जो न्यू न्यू वर्ड्स हैं, जो न्यू न्यू शब्द हैं, ये आपके दिमाग में आ जाएं। खासकर साइंस वाले जो बच्चे रहे होंगे तो उन्होंने ऐसे शब्द में भी ना सुने हों, इससे पहले कभी पेडागोजी वाली चीज़ें ना पढ़ी हों, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी क्लास रहेगी। मैं सिर्फ एक दो बच्चों को लेकर के नहीं चलना चाहती हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो कभी कभी ये बोल देते हैं कि मैम तो आप बुक रीडिंग कर रहे हो, या जो भी उनका जो भी अपना मानना है, जो भी अपनी चीज़ें हैं। आई डोंट केयर एक्चुअली ऑल दिस। मुझे ऐसा लगता है जब 100 बच्चों में 80 बच्चे मुझसे सीख रहे हैं तो इट्स मीन कि ठीक हो रही हैं चीज़ें, है ना। तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ बिल्कुल। बाकी चीज़ें ये आपको समझनी है कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाना चाह रही हूँ ना, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए कि ये आपका कोर्स तो कंप्लीट होएगा ही होएगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, प्रैक्टिस भी करवा देंगे हम कह रहे हैं जब, तो इट मीन्स कि हम झूठ नहीं बोलेंगे ना आपसे यहाँ बैठ के। तो बस विश्वास मानिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, चीज़ों को जो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, और सेल्फ मेहनत ज़रूर करिए। जैसे मैं पीडीएफ दे रही हूँ तो रिवीजन ज़रूर करिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं सो इट्स टू मच वेल एंड गुड। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बना दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा, वो एक निश्चित चार्ज में आपको बता दूंगी जब नोट्स बन जाएंगे। ठीक। सो आपको चाहिए अगर तो बताइएगा। ये सिद्धांत क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। अब आपको क्या देखना है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की विशेषता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनरिंग थ्योरी, है ना। तो अब इससे क्या होगा, देखो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन की आवश्यक तत्व है। पुनर्बलन अर्थात री अभी मैंने आपको बताया, अगर पुनर्बलन से संबंधित कहीं भी कोई क्वेश्चन बनेगा आपसे तो आप हमेशा स्किनर को याद रख लीजिएगा। ये सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है, इसलिए इस प्रकार का अधिगम स्थायी रहता है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि, अभी मैंने शुरू में ही बताया था ना किसके लिए अच्छा होता है, तो ये मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अब क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की शिक्षा में उपादेयता क्या है, कि शिक्षा के संबंध में क्या कहा गया कि इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित स्वरूप प्रदान करने में करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य सिखाने में किया जाता है, यानी कि जब कोई बहुत टफ चीज़ें होती है ना, जैसे कोई बहुत कठिन चीज़ है तो बच्चे ने एक बार किया, उसे गड़बड़ हो गया। मान लो आपने एक बच्चे को बोला कि आलेख बनाना है, मतलब आपको एक त्रिभुज में, है ना, बहुत बढ़िया से वो जैसे नहीं पेपर टाइम पे बच्चों को सिखाते हैं बढ़िया, यहाँ पे कमल बनाते हैं और दो बतख बना करके पूरा एक आकृति बनाते हैं, जैसे आर्ट के पेपर में बनाते हो भाई, है ना। तो ये बनाना है, तो बच्चे ने एक बार गलत किया, दो बार गलत किया, तीन बार गलत किया, चौथी बार गलत किया, पांचवी बार तो वो अच्छा बना ही लेगा, बना लेगा कि नहीं बना लेगा बोलो। तो ये जो नियम है ये क्या होता है, कठिन चीज़ों को सिखाने में बच्चों को बहुत मदद करता है। ठीक है। अब क्या ये सिद्धांत मानसिक रोगियों के लिए बहुत उपयोगी, जी हाँ। सिर्फ ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप एक शिक्षक हैं। क्या कहा मैंने, आप एक शिक्षक हैं तो चीज़ों को बहुत उच्च लेवल से देखिए, चाहे कोई भी बच्चा हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये बात, है ना। ये नहीं कि अभी आप सोचो कि अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम तो अभी बीएड कर रहे हैं, फिर कर जब सोचेंगे टेट सी टेट तब करेंगे, फिर जब सुपर टेट की, ना भाई ना। आप बीएड कर रहे हैं इट मीन्स यू आर अ टीचर। कोई मोहल्ले का बच्चा हो, कोई कहीं रिश्तेदारी में गए हो, आप कहीं भी गए हो, आप उठने बैठने खाने नहाने मतलब हर एक चीज़ का तरीका आपका, कुछ ऐसे एटिकेट्स लाइए अपनी लाइफ में जिससे लगे कि नहीं यू आर अ टीचर। आपकी पर्सनैलिटी टीचर जैसी हो जाएगी अगर आप अपने आप को टीचर मान लेंगे तो खुद से। ठीक। तो बोलते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में ही आप मान लो कि टीचर हो तो इट मीन्स कि यू आर अ टीचर। ठीक। अब आओ देखो जरा क्या कहना है कि यह सिद्धांत प्रगति एवं परिणाम की जानकारी प्रदान करता है। सीखने वाले को यदि अपने परिणाम की जानकारी हो तो वह शीघ्रता से सीखता है। इससे अधिगम का सतत मूल्यांकन किया जा सकता है। अब देखो इसको एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं हम, कैसे कि जो हमको पता है कि अगर हम बीएड कर रहे हैं फिर टेट करेंगे, सी टेट सुपर टेट क्रॉस हो गया तो हम एक सरकारी शिक्षक के रूप में देश की सेवा कर पाएंगे। यही तो, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हैं, एक देश की सेवा ही करने के लिए तो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपना गोल पता है। तो आप जो ये क्लासेस कर रहे हैं, विश्वास मानिए कि आप खुद एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ना भाई, और आप तो इतने जागरूक हैं कि यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ रहे हैं। इट मीन्स आप खुद अपने आप में एक अल्टीमेट काम कर रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की मदद से अभिक्रमिक अधिगम विधि का विकास हुआ है जो शिक्षण में बहुत उपयोगी है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के उपयोग से शब्द भंडार विकसित किया जाता है। इसके सहयोग में शब्दों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का बहुत महत्व है। इसके अनुसार स्थायी एवं शीघ्र अधिगम यानी कि एक स्टेशनरी और एक
शीघ्र का मतलब जल्दी से जो बच्चा लर्निंग प्रोसेस में होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाता है। इस सिद्धांत के सहयोग से पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि अधिगम से बालकों को संतोष प्राप्त होता है तो वह क्रियाशील होकर सीखने का प्रयत्न करते हैं। वही मैगी वाला एग्जांपल सिंपल सा, आपने मैगी बढ़िया बनाई तो आपको दोबारा खुद ही बनाने का मन होगा कि मैं ही सबको बना के खिलाऊंगा या खिलाऊंगी। ठीक, फिर देखो इस सिद्धांत की सहायता से बालकों को उचित व्यवहार के लिए प्रशिक्षण के साथ पुनर्बलन दिया जाता है। स्किनर ने बताया कि शिक्षण में लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए एवं छात्र को क्रियाशील रहना आवश्यक है। जब देखो जब आपके गोल्स क्लियर होंगे ना, ये आपकी लाइफ के लिए भी मैं बता रही हूँ, ये ना सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, जब आपके गोल्स क्लियर हैं कि मुझे ये ही करना है तो आपको वो काम करने से सच मानिए कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे आपकी फैमिली में जितनी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आप खुद क्यों ना बीमार हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, सब दिक्कत एक किनारे हो जाती है जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। अगर आपका एम स्ट्रांग है ना, एम के साथ साथ आप ये मान के चलिए अगर आपका वाई स्ट्रांग है, मैंने क्या कहा वाई यानी कि क्यों, क्यों का मतलब अब ये थोड़े मैं गहराई भरी बात कर रही हूँ, जरा 2 मिनट इस पर भी ले लेते हैं। आप सोचेंगे मैम नन्ना ने कहाँ से कहाँ देती, हाँ आ जाती हूँ मैं, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ये क्यों, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, आपका लाइफ में अपनी वाई क्लियर होना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं, आप ये क्लास देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, वाई। अगर आपका वाई क्लियर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी मीन्स कुछ भी। हमेशा क्या कहा मैंने, आप बीएड क्यों कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सोचे कि लाओ जरा जीएस की कोचिंग कर लें जा करके, तो जीएस की कोचिंग क्यों करने जा रहे हैं, है ना। जब आपका ये क्यों क्लियर होगा ना तब आपकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। तो बस ये क्यों ही आपका क्या है लक्ष्य। जब आपका गोल, स्किनर के अनुसार क्या कहा गया कि जब आपका गोल क्लियर होगा ना तो छात्र को क्रियाशील रहना आवश्यक है। अब मतलब इनके जो शिक्षण में बतलाया गया है वो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि इस सिद्धांत के सहयोग से कौशल विकास में कौशल के प्रत्येक भाग को व्यवस्थित रूप से पुनर्बलन द्वारा सिखाया जा सकता है। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालक किसी कार्य को करने में अधिक समय लेता है और अशुद्धियां भी अधिक करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गलतियों में सुधार कर लेता है और प्रतिक्रिया भी शीघ्र व्यक्त करने लगता है। देखो क्या कहा कि छोटू सा बच्चा है, आपने उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाया, पहले आपने उसको डॉट 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 ऐसे 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 बना देते हो ना, और उसके बाद में बोलते बच्चों आपको पहले आप उसको उसका हाथ पकड़ के इस पे फेरना सिखाते हो ना, तब बच्चा क्या ऐसे एकदम फेर लेता है, नहीं। क्या होता है जब आप उसको ऐसे डॉट्स वाला ए बना के देते हो ना उसकी कॉपी पे होमवर्क में, तो वो तब भी वो टेढ़ा मेढ़ा ना जाने कैसा ऐसे करके आपको ए बना के देता है। फिर उसको आप दूसरे दिन फिर से ए बनाने के लिए देते हो, या आपने क्या किया उससे बोला इतना गंदा गंदा होमवर्क किया आपने, यही वाला ए उठा के इरेजर से रफ कर दिया, फिर से बनाया। तो अब क्यों उसने कुछ थोड़ा टेढ़ा कम बनाया। जब वो 3-4 बार बना लेगा तो जब वो 5वीं बार बनाएगा ना तो एकदम डॉट्स को डॉट्स से जोड़ेगा और एकदम ऐसे स्टाइल में बना लेगा। तो क्या कहने का तात्पर्य था स्किनर का, बच्चे शुरू में शुद्धता नहीं दिखाते हैं, यानी अशुद्धियां करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आती है कि वो गलतियों में सुधार कर लेते हैं और प्रतिक्रिया को शीघ्र ही व्यक्त करने लगते हैं। एक बार जरा दिल से बताओ कि क्या सच में आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। इफ़ यस तो एक बार सेशन को लाइक कर देना और अंत में आज कमेंट करना ना भूलना। पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा फीलिंग आ रही है कि नर्वसनेस टाइप की, या कुछ भी कह लो आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि क्या बात है, आप बिजी हैं लाइफ में, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। अगर सच में अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट कि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए आप मोटिवेशन हो, शायद आपके लिए हम मोटिवेशन हो, लेकिन मेरे लिए आप ही मोटिवेशन हो, याद रखिएगा। अब देखो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कल हम लोगों ने पढ़ा था पावलव की भी थ्योरी में क्या आलोचना हुई थी। आज आइए जानते हैं कि इनके सिद्धांत में क्या कुछ कमियां रह गई। हॉलमैन ने सीखने की क्रिया में पुनर्बलन को आवश्यक नहीं माना। किसने, हॉलमैन ने। तो उन्होंने इस प्रश्न किया कि यदि पुनर्बलन से ही अधिगम शीघ्र होता है तो कुछ लोग कष्ट की परिस्थिति में कैसे सीखते हैं। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई देखो स्किनर ने बताया कि जब कोई बार बार चीज़ें दोहराता है तो वो सीखता है। तो जब ये हॉलमैन थे इन्होंने कहा कि जब बहुत आदमी परेशान होता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स में होता है ना, तो वो परिस्थितियों में जल्दी सीखता है। तब वहाँ तो वो बार बार नहीं करते हैं चीज़ें, तो वो कैसे सीख जाते हैं।
फिर उसके बाद में एक तो इनका ये हो गया आलोचना। फिर यह सिद्धांत मानव पर हर परिस्थिति में सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ये अप्लाई हो सकता है, हर जगह सब अप्लाई नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक क्रिया है, यानी कि जो आपका लर्निंग है वो एक मैकेनिकल क्या है, प्रोसेस है। जबकि हम सब जानते हैं कि सीखने के लिए मनुष्य में क्या होना चाहिए, बुद्धि, विवेक और चिंतन का होना आवश्यक है, जो इनके उसमें क्या पाई गई, कमी पाई गई। यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया का ही सही प्रकार से व्यक्त करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग पशु एवं पक्षियों पर अधिक किया गया है। सीधी सी बात है, मनुष्यों पर प्रयोग ही नहीं हुआ, चूहा और कबूतर पे हुआ है। ये सिद्धांत पुनर्बलन पर अत्यधिक जोर देता है, जबकि मनुष्य को सीखने के लिए लक्ष्य की आवश्यकता पहले होती है। देखो इन्होंने किस पे फोर्स किया था, बार बार चीज़ों को दोहराने पे, बार बार चीज़ों को दोहराने पे, जबकि जो जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है उसका क्या होना चाहिए, सिर्फ एक गोल सेटिस्फाइड, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन विशेषतर सिद्धांत मंद बुद्धि या बुद्धिहीन प्राणियों पर लागू होता है, याद रखिएगा, कुंद बुद्धि वालक के लिए है। अब देखो सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले अंतर के आधार मतलब किस बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे चीज़ों को, ये इस तरफ आप पढ़ेंगे सक्रिय अनुबंधन और इस तरफ आप पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंधन। तो प्रक्रिया का प्रारंभ, तो देखो सक्रिय अनुबंधन में प्रक्रिया का जो प्रारंभ अधिगम अनुक्रियाओं द्वारा होता है वो स्वतः रूप में होती है, जिसे विशेष रूप से अधिगमकर्ता द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है कि प्रक्रिया का प्रारंभ किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करने द्वारा होती है। फिर केंद्रीय भूमिका बेसिस पे यदि बात की जाए तो जो आपका सक्रिय अनुबंधन होता है, इसमें सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है। ठीक, इस कारण से इसे अनुक्रिया जनित भी कहा जाता है। आर कंडीशनिंग, यहाँ पे आर का मतलब पता है क्या है, बताओ, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, री बोला था ना मैंने, री ये वही वाला आर है। शास्त्रीय अनुबंधन में वांछित व्यवहार अथवा अनुक्रिया उत्पन्न करने में उद्दीपक की केंद्रीय भूमिका रहती है, यानी स्टिमुलस की क्या होती है, सेंट्रल पोजीशन रहती है। इस कारण इसे उद्दीपक जनित अनुबंधन कहा जाता है। सहायक के बेसिस पे यदि बात की जाए तो सक्रिय अनुबंधन सक्रिय व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। स्वतंत्रता में क्या यदि बात की, सक्रिय अनुबंधन अधिगम करते था, कोई अनुक्रिया करने की काफी कुछ स्वतंत्रता होती है, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं होता है तथा उद्दीपन के अनुसार व्यवहार करने के लिए विवश होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये हो गई आपकी आज की कक्षा, और ये पॉइंट्स एक दो पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि पता है सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने, सारे का मतलब ये है कि 10 हैं तो 8 पढ़ लो, इट्स इनफ फॉर यू, है ना। अब देखो आपको बता दें, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, खुशखबरी की बात ये कि इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया गया है पीजी पॉइंट के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं चैनल के इंस्टा अकाउंट को, ऑफिशियली इंस्टा अकाउंट को आप बोल सकते हैं। बाकी कैसा फील कर रहे हैं ज़रा एक बार ये लिख दो। और फिलहाल जाने का समय हो गया एज यूजुअल। तो एक बात और कि कमेंट सेक्शन रोज कमेंट कर दिया करो, शेयर रोज कर दिया करो, लाइक रोज कर दो, ये सब यार रोज की चीज़ें हैं ना, मुझे बताने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी सी बात ये कि आप अपने फैमिली में मम्मा पापा दादी दादू जो भी हैं उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा, मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा कि मैम ने आपको प्रणाम बोला है। यदि पास में बैठे हो तो एक बार सुना दीजिए मम्मी पापा को कि मैम प्रणाम बोल रही हैं, ठीक। और मैम मम्मी पापा को या चाची चाचू जो भी हैं आपके आसपास, उनको भी पता चल जाए कि पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो बहुत अच्छे हैं ये, बहुत टैलेंटेड हैं पढ़ने में, लो मैंने तारीफ भी कर दी। बाकी ठीक है, सो जानने का समय हो गया है हमेशा की तरह। तो जरा लिख दो एक बार, क्या लिखवाते हैं हम आपसे अंत में, अपनों के लिए लिखवाते हैं ना, हाँ तो लिखो फिर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और आपसे फिर से मिलते हैं कल और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मैं भी आज ना कर पाऊँ तो कल करूँ, लेकिन करती तो हूँ ही, है ना। तो क्रिटिसाइज़ नहीं करो भाई चीज़ों को ना, कि मैम आप बताती नहीं है ना, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिमोटिवेशन हो जाता है ना। तो हम भी तो, क्योंकि ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग का तो ये नेचर होता है, लेकिन मेरे मोटिवेशन तो आप हो, और आप लोग तो इतने अच्छे हो कि आप लोगों के सामने हम कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से लिख दो भाई, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।